हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर का लेक्चर नंबर 1। पिछला वाला जो वीडियो था वो था इंट्रोडक्शन पार्ट, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड में 2 कंपाउंड पढ़ना है, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। और जो डबल साल्ट होता है, पिछले वीडियो हमने बताया था, ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एलम टाइप के और फॉल्स एलम टाइप के। ठीक, फिर भी डबल साल्ट होते क्या हैं उसको डिफाइन कर दिया जाए। डबल साल्ट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा साल्ट जो 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड से या स्टेबल साल्ट से मिलकर बना होता है, या उसको हम सैचुरेटेड साल्ट भी कह सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या, डबल साल्ट। और डबल साल्ट की खासियत होती है कि अपने सॉलिड स्टेट में जो प्रॉपर्टी रखता है वो अपने एक्वस स्टेट में प्रॉपर्टी नहीं रखता है। ऐसा इसलिए आपको पता है, जैसे मान लीजिए NaCl है, तो जैसे NaCl एक सिंपल साल्ट है और वो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन जब एक्वस स्टेट में जाता है तो आयंस उसके टूट जाते हैं और वो क्या हो जाता है, कंडक्टर बन जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो जाता है। सेम उसी तरह से जैसे डबल साल्ट भी 2 टाइप के साल्ट से मिलकर बना होता है। अगर 2 टाइप के साल्ट से मिलकर वह बना है तो ये जो साल्ट होंगे वो क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज फॉर्म में अपने रियल सॉलिड स्टेट में क्या करेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स आयन एक दूसरे से हेल्ड होंगे आयनिक फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होंगे, वो इंसुलेटर का काम करेंगे। लेकिन अगर यही एक्वस मीडिया में जाएगा, पानी में जाएगा, किसी सॉल्वेंट में जाएगा, तो वो क्या होंगे, आयनों में टूट जाएंगे। आयनों में टूट जाने की वजह से फिर से वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाते हैं। अगर हम लोग फिटकरी की बात करते हैं तो फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डार्क 24H2O। अगर हम डबल साल्ट को वाटर में डालते हैं तो इसमें से 2 K+ मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा, यहाँ से 2 एल्युमिनियम आयन मिलेंगे और फिर से सल्फेट आयन मिलेंगे, और वाटर की बात नहीं है। ठीक, वाटर उसी तरह से रह जाएगा। अब बताइए, यहाँ पोटेशियम मिला, सल्फेट मिला, और यहाँ पे क्या मिल गया, एल्युमिनियम आयन मिल गए। आप मुझे बताइए, यहाँ जो पोटेशियम आयन है, एल्युमिनियम आयन है, तो ये अगर क्या है, पूरी अब आयनों में टूट चुके हैं, ये तो वाटर ही है, तो ये पूरी आयनों में टूट चुके हैं और इसकी वजह से ये कंडक्टिविटी डेवलप करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता क्या है कि इनमें से ये कितने टाइप के आयंस का टेस्ट दे सकता है। तो एक तो ये पोटेशियम का टेस्ट दे सकता है, दूसरा ये एल्युमिनियम का टेस्ट दे सकता है, और तीसरा ये सल्फेट का टेस्ट देता है। तो ये कितने टाइप के आयंस का टेस्ट देता है, 3 टाइप के आयंस का टेस्ट देता है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूँ कि कितने नंबर ऑफ आयंस जनरेट होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ आयंस जनरेट हो रहे हैं, आप देखिए पोटेशियम से 2+ मिल रहा है, और इस सल्फेट से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 सल्फेट Al2 मतलब 2, और यहाँ से देखिए कितने सल्फेट, 3 सल्फेट मिलेंगे, और यहाँ से 1 सल्फेट मिलेगा, तो 3 सल्फेट ये और 1 सल्फेट ये, टोटल कितने सल्फेट हो जाएंगे, 4 सल्फेट हो जाएंगे, 4 सल्फेट मिलेंगे, और कितने पोटेशियम, 2 पोटेशियम मिलेंगे, और एल्युमिनियम 2। तो बताइए 2 K+ और 2 एल्युमिनियम प्लस 4 सल्फेट आयन मिलेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए टोटल कितने आयंस मिलेंगे, 2 2 4 4 4 8 आयंस मिलते हैं। कितने आयंस मिलते हैं, 8 आयंस मिलते हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने आयंस मिलेंगे, 8 आयंस मिलेंगे। अगर मैं इसी टाइप से डबल साल्ट की बात करता हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फॉल्स एलम की, मतलब FeSO4 की बात कर रहा हूँ, और NH4 का होल ट्वाइस SO4 डार्क 6H2O, मोअर साल्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं मोअर साल्ट की बात करूँगा तो यहाँ पे आयरन 2+ और सल्फेट 2- निकलेगा, जहाँ पे अमोनियम आयन निकलेगा, वो भी 2 मॉलिक्यूल अमोनियम आयन के हैं, और सल्फेट का 1 आयन निकलेगा। ठीक है, वाटर की बात नहीं करेंगे, वाटर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल बताइए कितने आयन निकल गए, 1 आयन, 2 आयन और 3 आयन, और 4 1 5, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने निकल जाएंगे, 5 आयंस निकलेंगे। और ये किसका टेस्ट दे सकता है, तो ये अमोनियम आयन का टेस्ट दे सकता है, सल्फेट का टेस्ट देगा, और आयरन का, तो ये भी 3 ही आयंस का टेस्ट देता है। तो इस टाइप से हमने आपको बताया डबल साल्ट क्या होते हैं। तो आप बताइए, जब ये अपने इस क्रिस्टलाइज फॉर्म में, जहाँ पे वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म इसमें जुड़ा हुआ है, मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म है मोअर साल्ट का ये, तो अगर आप देखेंगे मोअर साल्ट अपने किस स्टेट में है, मोअर साल्ट ये सॉलिड स्टेट में है। तो जाहिर सी बात है, जब सॉलिड स्टेट में
कोई आयंस फ्री नहीं है तो क्या वो कंडक्टर होगा? नहीं होगा। क्या उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डेवलप करेगी? नहीं डेवलप करेगी। लेकिन जब से ही इसको हम वाटर में डालेंगे और ये आयंस आयंस क्या करेंगे? टूट जाएंगे। तो देखिए वो कई सारी चीज़ें कर सकती है। नंबर 1, इसमें कंडक्टिविटी डेवलप हो जाएगा जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। दूसरी बात, ये कई आयंस का टेस्ट दे सकता है। तो और ये सारे के सारे जो आयंस होते हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में हमने पढ़ाया है, चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करने लगेंगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इसके कंपेयर में किसी और आयंस का कंपेयर कर सकता है वो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम उसका जिक्र करेंगे बाद में, ठीक। अभी हम लोग डबल साल्ट पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट में, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए मैंने आपको बोला कि डबल साल्ट क्या होते हैं। डबल साल्ट वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सैचुरेटेड, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, स्टेबल या लेस रिएक्टिव कंपाउंड या सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। और वो क्या होते हैं, मतलब अपने रियल जो सॉलिड स्टेट होता है उस पर इंसुलेटर होते हैं और अपने एक्वस मीडिया में वो कंडक्टर हो जाते हैं। इसका मतलब दे विल लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडिया इन मॉल्टन स्टेट। तो ये जो डबल साल्ट होते हैं अपनी पूरी कैरेक्टर, अपनी पूरी आइडेंटिटी जो उनकी पहचान थी वो पूरी लूज कर देते हैं। किसमें? एक्वस मीडिया में। लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट की हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स साल्ट हम किसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स साल्ट का मतलब होता है, यह भी एक एडिशनल साल्ट होता है, एडिशनल कंपाउंड होता है। इसमें भी 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जब मिलेंगे और वो भी सैचुरेटेड या लेस रिएक्टिव होंगे, वो मिलके एक नया साल्ट बनाते हैं, जिसमें कि इसका जो ओरिजिनल स्टेट होता है, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे इसको एक्वस की बात करें, डिजॉल्व स्टेट की बात करें, तो इसमें सबकी प्रॉपर्टीज़ की क्या होगी? सेम होगी। मतलब कि कॉम्प्लेक्स साल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, ये भी डबल साल्ट की तरह ही बनेंगे, लेकिन दे विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ओके, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो अब देखिए, जैसे कॉम्प्लेक्स साल्ट की बात करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये NiCl2 है। क्या है? NiCl2। इस निकिल Cl2 में मैंने अमोनिया डाल दिया, 6 मॉलिक्यूल क्या डाल दिया है? अमोनिया। अगर मैं इस अमोनिया की बात करूंगा तो ये NiCl2 में जाके ये क्या बनेगा? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiNS3 का होल 6 बना लेगा। ठीक है, NiNS3 का होल 6 बना लेगा। तो जरा ये बताइए, और ये 2 Cl2 यहाँ पे लग जाएंगे यहाँ। तो आप मुझे बताइए, ये NiCl2 जो है एक सिंपल स्टेबल साल्ट था, और ये अमोनिया की प्रॉपर्टी क्या होगी? कुछ अलग होगी। वो भी अपना सिंपल स्टेबल कंपाउंड था, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और ये चूंकि लगा हुआ है तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट का नाम दे रहे हैं। तो इस पूरी साल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है इस वाले से क्या हो जाती है? डिफर हो जाती है। और इसकी अमोनिया की प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? डिफर हो जाती है। तो जो इसमें से बनता है कंपाउंड, जो कंपाउंड बनते हैं मतलब एक सिंपल कंपाउंड से, उनकी प्रॉपर्टी क्या कर जाती है? डिफर कर जाती है। जबकि ऐसा उसमें नहीं था डबल साल्ट में। जैसे अगर FeSO4 फेरस सल्फेट की ओरिजिनल स्टेट की बात करूं तो जो कंपाउंड फेरस सल्फेट की प्रॉपर्टी रहेगी वही प्रॉपर्टी मोहर साल्ट में भी फेरस सल्फेट की रहेगी। तो वह अपनी आइडेंटिटी लूज मतलब वो अपना जो बना रहा है, जो फार्मूले बन रहे हैं, वह कोई नया प्रॉपर्टी धारण नहीं कर रहा है, मतलब बेयर नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बार अगर वह बना लेता है तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी वो लूज करता है। अब इस साल्ट को हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अगर इसको हम वाटर में डालते हैं तो वाटर में जाने के बाद ये वाला पार्ट कभी भी रिलीज नहीं करता है, मतलब ये इसका अमोनिया ये बना रहेगा, बहुत होगा, ये आयन यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये आयन निकल जाएंगे, लेकिन हमारे जो साल्ट है, साल्ट मतलब कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है, तो हमारी तो ये है ना निकल अमोनिया से, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसकी आइडेंटिटी लूज नहीं हुई। चाहे इसके सॉलिड की बात करें, चाहे इसके एक्वस की बात करें, बस वाटर जो होगा वो निकलेगा, और जब ये निकलेगा तो अपना 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा। तो जो प्रॉपर्टी इसकी है वही प्रॉपर्टी इसकी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इधर इन सॉलिड स्टेट और इन मॉल्टन स्टेट। तो ये हो गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, ओके। तो हम लोगों ने इसकी बात कर लिया है। एक बार हम साल्ट रिवीजन कर लें। हमने बोला व्हाट इज डबल साल्ट? डबल साल्ट आर दोज
compounds which are made up of 2 or more than 2 simpler compound or less reactive compound or saturated compound, ठीक, उसको हम बोलते हैं। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स आर दो साल्ट विच आर मेड अप ऑफ 2 or more than 2 simpler compound and don't lose their identity in the aqueous state or solid state, लेकिन डबल साल्ट में they will lose their identity in the aqueous state, ठीक। तो ये बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या। एक्चुअली जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, जब भी हम कॉम्प्लेक्स साल्ट की बात करते हैं, देन दिस टर्मिनोलॉजी इज ऑलवेज कम इनटू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट बिकम द पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, I told that in initial state when Werner were searching to coordination compound, then coordination compound was a major discussion among that time, because Werner and Bloomstrand, they were fighting to each other that it will be correct or that will be correct. I have mentioned in my previous lecture. Okay, if you want to see the video, then please go to previous video. Today I will discuss here about the coordination compound. Now, what is the coordination compound? Coordination compound means those compounds which are made up of 2 or more than 2 simple compound, in which they will don't lose their identity in solid as well as in aqueous state. Okay, coordination compound includes a central metal ion. This may be atom, ions or molecules, but simply it is not molecule. This is atom or ions, and generally it will be metallic species, and metallic species means that belong to the either D block element or P block elements. But basically we study in our intermediate or in most of the case that it is basically belong to D block element. In some case we will find that there are some example of F block element, but P block elements can also mention here. Okay, but coordination compound means this is the central metal, this is the coordination center, and all that surrounding atom which will just around the central metal known as ligand, they will known as ligand. Okay, तो हमने इसको क्या बताया, लिगेंड बताया, कि जो सेंट्रल मेटल के अराउंड में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड कई टाइप के हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, अलग टाइप के भी हो सकते हैं। खैर हम उनकी बात बाद में करेंगे। ओके, एंड दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर इस पे कोई n प्लस माइनस चार्ज है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोला जाता है ये, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल कहलाता है। और ये जो होते हैं n मतलब क्या होता है, नंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ, और l का मतलब होता है क्या, लिगेंड। तो ये पूरी स्पीशीज क्या हो गई, नंबर ऑफ लिगेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ लिगेंड हो जाती है। आया बात समझ में। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि एक सेंट्रल मेटल होता है। यह सेंट्रल मेटल बहुत सारे लिगेंड से घिरा होता है। ये लिगेंड एक टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड्स होती हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से जानते हैं, ठीक। अगर हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिगेंड होते हैं ये मेटल से जुड़े होते हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, देखिए ये लिगेंड कुछ भी हो सकते हैं। ये लिगेंड क्या हो सकते हैं, आपके NO2 हो सकते हैं, SO4 माइनस हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, ब्रोमाइड हो सकते हैं, या और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। लेकिन ये क्या कहला रही हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहला रही हैं। अगर मैं ये कहता हूँ, एक मिनट, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो सकता है, और ये लिगेंड कुछ भी हो सकते हैं। हमने आपको बताया ये ब्रोमाइड आयन हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ का यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर यह जो सेंट्रल मेटल है, या अगर यह सेंट्रल मेटल हमारे किसी कार्बन से जुड़ा हो, अगर कार्बन कंपाउंड कार्बन कंपाउंड से मतलब जुड़ा हो, या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, सारे नहीं कुछ, तो जैसे अगर मान लीजिए ये किससे जुड़ा हो, कार्बोनिल से ही जुड़ा हो, या अगर यह मेटल किससे जुड़ा हो, ये अगर जुड़ा है आपका डायरेक्टली डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जुड़ा हो, तो आप जरा देखिए
ये कार्बन कार्बन हाइड्रोकार्बन से अगर जुड़ रहा है तो इस कंडीशन में ये भी एक क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही चल रहा है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह बन रहा है। लेकिन ऐसे समय में इसकी टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना कह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आपको हमने एक चीज बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये दोनों ज़्यादातर मैटर में सेम भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी कुछ कुछ मिलती जुलती है। तो ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। चूँकि अगर हम लोगों ने बात किया है अभी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, डबल साल्ट क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ स्टोरी बताई है। आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को जीसस नामक साइंटिस्ट ने जिसे नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको दिया था। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, PtCl4 और PtCl2 को क्या किया था, एथिल अल्कोहल में मिक्स करके इनको रिफ्लेक्ट कर दिया था और बाद में इसमें KCl डाल दिया था, ठीक है, और इनको क्या किया था, उसने रिफ्लेक्स किया था, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इसको रिफ्लेक्स कर दिया था, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इसको रिफ्लेक्स किया। रिफ्लेक्स करने के बाद एक कंपाउंड उन्होंने बनाया जिसको मतलब वह नाम देना चाह रहे थे, लेकिन इस पे साइंटिस्टों ने थोड़ा से मतभेद किया, जिसमें सबसे पहले लीबेग थे, लीबेग नामक साइंटिस्ट थे। तो लीबेग ने इसमें कहा कि ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उन्होंने डिस्कस किया, तो इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया। इसलिए ये पूरा का उनका जो पूरा रिसर्च रहा वो बहुत लंबा चला और ये 100 सालों के बाद तक भी ये डिस्कवरी नहीं हो पाई थी कि ये क्या था। लेकिन बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आता है बिर्नबाउम जो बिर्नबाउम थे, उन्होंने जब रिएक्शन दिया तो बिर्नबाउम के रिएक्शन के बाद वो बिर्नबाउम सिमोनिथिस रिएक्शन करके है ऑर्गेनिक का, तो बिर्नबाउम में जब रिएक्शन दिया तब उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया और लास्ट में उस साल्ट का नाम भी रखा गया जीसस साल्ट, मतलब जीसस के द्वारा दिया हुआ साल्ट। और जो कंपाउंड बना था उसमें थोड़ी सी एथिल अल्कोहल की मात्रा जब डाला गया तो C2H5 की जो मैं बात कर रहा हूँ C2H5OH की, तो ये जो C2H5 एथिल अल्कोहल था उसका जो एथिलीन ग्रुप था वो आके जुड़ता है और एक कंपाउंड बनता है एंड इट इज़ रिगार्डेड एज फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और इसको हम फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है IIT में भी, नीट में भी, नेट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं भी, ठीक है, बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो मैं बताऊँ, कंपाउंड का नाम K है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, PT है, K है, PT है, और यहाँ पे जुड़ा है Cl3 और C2H4, ठीक है, ये कंपाउंड जुड़ता है और इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, प्लेटिनम होता है और जो एथिलीन मॉलिक्यूल होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, ठीक है, तो इस टाइप से हाइड्रोजन जुड़ा होता है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। K को अगर हटाता हूँ तो एक चार्ज डेवलप करता है, -चार्ज डेवलप कर जाता है और इस पे एथिलीन C2H4 का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, लेकिन 3 क्लोरीन प्लेटिनम को 3+ चार्ज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक कैंसिल हो जाता है, इसलिए प्लेटिनम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है, प्लेटिनम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है, ठीक है। तो प्लेटिनम में +2 ऑक्सीडेशन नंबर भी इसमें होता है। क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जा सकता है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जीसस साल्ट था, ठीक है, और रही बात की दूसरी बात अगर मैं करूं तो ये जीसस साल्ट जो था ये एक येलो कलर का क्रिस्टल मिला था, येलो कलर का निडल से क्रिस्टल मिला था जीसस साल्ट का, ठीक। तो ये होता है, इसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है, इसका आईपीएसी नेम बाद में हम लोग देखेंगे। दूसरी बात इसमें पूछा जा सकता है कि इसका फार्मूला, ये इनमें कौन सा जीसस साल्ट का फार्मूला है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इनका पूरा हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल अभी आपके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर जान रहे हैं तो इसको भी जानना जरूरी होता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस आते हैं। तो जब भी कोई कार्बन का कंपाउंड, ऐसा कोई कंपाउंड आके लगता है तो ऑर्गेनोमेटेलिक के अंतर्गत चला जाता है। बाकी चीज़ें क्या होती हैं, हम
कोऑर्डिनेशन में स्टडी करते हैं। जैसे कार्बोनिल की मैक्सिमम स्टडी भी हम लोग कोऑर्डिनेशन में भी करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक में भी करते हैं। ठीक, तो इस टाइप से। और इसी के बाद की मैं बात करूं तो ये मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा Ni को 4CO के साथ जब हीट किया गया था 450 या 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये निकिल NiCO4 नामक कंपाउंड मिला था। ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बल्कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। मॉन्ड प्रोसेस के बाद इसकी स्टडी की गई थी। ठीक है, मॉन्ड प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्मेशन किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बाद में जनरेट हुए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आज कोऑर्डिनेशन। इसको कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ना होता है, हालांकि ये पार्ट किसका होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक का। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा एक और चीज़, सारे जैसे लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड का मतलब जो कोऑर्डिनेट करने वाले स्पीसीज होते हैं, वो सब के सब स्पीसीज ऑर्गेनोमेटेलिक के अंतर्गत नहीं। जैसे आप कह सकते हो सर पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम भी मेटल है और साइनाइड है, तो ये नहीं आएगा। सोडियम साइनाइड ये ऑर्गेनोमेटेलिक में नहीं आएगा। कैल्शियम साइनामाइड ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक में नहीं आएगा। ऐसे कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं केवल, और ये कोऑर्डिनेशन या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जीसस साल्ट और ये जीसस साल्ट के बारे में मैंने बता दिया। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते तो हैं, जिनमें कार्बन भी नहीं जुड़ता है या फार्मूले में नहीं रहता। उसका एक सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल विल्किंसन कैटालिस्ट, विल्किंसन कैटालिस्ट। ठीक है, तो अगर मैं विल्किंसन कैटालिस्ट की बात करूं तो ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। और इसमें होता क्या है विल्किंसन कैटालिस्ट में, कि इसमें रहोडियम के साथ 3 PPH3 ट्राइफेनिल फास्फिन क्या होते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, PH3P और ये हो जाएगा PH3P, और एक क्लोरीन इसमें लगा होता है। इसको हम बोलते हैं ट्राइफेनिल फास्फिन बोलते हैं, ये रोडियम, ये क्लोराइड हो। ठीक है, बाद में इसका IPC नेम सारी चीज़ पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी हम IPC नेम अगर लिख देंगे या पढ़ा देंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बस बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिल जाए और याद रहे चीज़ें क्या है। तो ये होता है हमारा क्या, विल्किंसन कैटालिस्ट होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये सब तो न्यूट्रल है, इसमें क्लोरीन एक ऐसी स्पीसीज है केवल। ठीक, इसलिए रहोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +1 आता है। ठीक है, कितना आता है, +1 आता है। रोडियम का ऑक्सीडेशन इसमें क्लोरीन की वजह से कितना था, +1 आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के लिए ये यूज किया जाता है। तो एक मैकेनिज्म इसलिए आता है कि एक जगह क्या करता है, जब मैकेनिज्म होता है तो उसी समय ये रहोडियम क्या होता है, डबल बॉन्ड एल्कीन से जुड़ता है। ये मैकेनिज्म में, ये मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, मैकेनिज्म में एक डबल बॉन्ड एल्कीन से क्या करता है, वो जुड़ता है मैकेनिज्म में। इसीलिए जब ये जुड़ता है तो इसीलिए इसको विल्किंसन कैटालिस्ट को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन ये था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यह क्या है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और हाइड्रोजनेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको मैंने बता दिया। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बारे में तो हम देखते हैं डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस। तो जरा देखिए यार, मैंने आपको पहले ही बताया डबल साल्ट क्या होते हैं तो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। दूसरी बात, ये डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिफिनेशन के बाद मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि डबल साल्ट क्या करते हैं, दे विल लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। ठीक, तो डबल साल्ट जो होता है एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट एंड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द एक्वस स्टेट। ठीक, दूसरा पॉइंट, और इसकी बात करें तो दे विल एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस या मॉल्टन स्टेट एज सेम। जैसे भी वो एग्जिस्ट करेंगे, चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे एक्वस स्टेट है, सब में वो क्या है, सेम एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन इनकी बात करेंगे सॉलिड में तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी डिसोसिएटेड स्टेट में अलग हो जाती है। तीसरी बात करेंगे कि जो डबल साल्ट होते हैं, जैसा अभी आपको मैंने बताया कि FeSO4 की जो प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल होगी वही इसके डबल साल्ट में भी होगी। मतलब इनके जो कंस्टिट्यूएंट आयन होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डबल साल्ट में जो उनकी प्रॉपर्टी हो रही आयंस की होंगी वही प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताया था NiCO2 प्लस अमोनिया का
तो आप देखिए अमोनिया प्रॉपर्टी वहाँ पे डिफर कर गई क्योंकि कोऑर्डिनेट कर गया था सेंट्रल मेटल से, तो वह प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या हो गई थी, अलग हो गई। NaCl4 की प्रॉपर्टी क्या हो गई थी, NaCl2 की, वो भी अलग हो गई क्योंकि क्लोरीन जाके कोऑर्डिनेशन स्पीड से बच गया था। ठीक है, तो इस टाइप से डबल स्टार्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की। ठीक, अभी हमने इसके पहले भी आपको कई सारी चीजें बता दिया। तो टर्मिनोलॉजी में पहला पॉइंट आएगा हमारा टर्मिनोलॉजी क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये भी हम बता चुके हैं पहले ही। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसके अंदर मेटल होते हैं और लिगेंड होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ठीक, दूसरी बात हम अगर क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का मतलब क्या होता है कि वह एटम या वह आयंस या वह मेटल जो कि कोऑर्डिनेशन सेंटर का काम करता है, जिससे कि डिफरेंट लिगेंड आके इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल। और ये क्या हो सकता है, ये हमारा मतलब डी ब्लॉक हो सकता है या ब्लॉक का भी हो सकता है और पी ब्लॉक का भी हो सकता है। मैंने आपको ये जिक्र कर दिया। तीसरी अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे किसका, लिगेंड। क्या बोलेंगे, लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल से जो भी मतलब न्यूट्रल स्पीसीज या आयनिक स्पीसीज जो इंटरेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं लिगेंड। इसका पूरा डिटेल पढ़ना है, अभी इसको बस यहाँ पे समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो हम इसकी बात कर लिए। अब अगर हम देखें ये पूरी टर्मिनोलॉजी हो गई, तो इसके बाद हमको क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स आयन की। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स आयन की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स आयन हमारे कई टाइप के हो सकते हैं। जरा देखिए, कॉम्प्लेक्स आयन हमारे कई टाइप के हो सकते हैं। इनका क्लासिफिकेशन हम किसके आधार पर कर सकते हैं, हम अगर इनको क्लासीफाई कर सकते हैं तो हम बेस्ड ऑन दी चार्ज, किसके, चार्ज के बेस में। तो हम क्या लिखेंगे, बेस्ड ऑन दी चार्ज। अगर हम इनको चार्ज के आधार पर क्लासीफाई करें तो एक हो जाएगा हमारा क्या, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन। तो आयन नहीं होगा, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट भी बोल सकते हैं, या आयन हम इस टाइप से बोल रहे हैं क्योंकि हमको साल्ट भी यूज करना है और आयन। तो एक तो हो जाएगा ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये चार्ज के आधार पे देखें तो कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं सीधे कॉम्प्लेक्स साल्ट या आयन होगा। तो बेस्ड ऑन चार्ज। दूसरा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, अगर चार्ज के आधार पर कॉम्प्लेक्स कैटायन बोल सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन, या इसी को हम बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोल सकते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन, या इसी को बोलते हैं हम क्या, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो कॉम्प्लेक्स एनायन और एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। तो हम इसको चार्ज के आधार पर तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जरा समझते हैं, ये जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप का मतलब, एक तो इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअली होगा। इंडिविजुअल का मतलब वो खुद रहेगा, वो न्यूट्रल है। जैसे हम निकिल CO4 की बात कर रहे हैं, तो निकिल CO4 में देखिए ये जो है इंडिविजुअल है, किसी और के साथ नहीं है, लेकिन इस पर चूंकि कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, इसलिए वो कैसा है, न्यूट्रल है। ये कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन प्लस एनायन। कैटायन एंड एनायन का क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं ये K है, ठीक है, और ये K2 है, और ये क्या है, PT है। अभी आपको मैंने लिखा था जिस साल्ट का ही लिख दे रहा हूँ, KPtCl3 और ये C2H4। तो जरा मुझे ये बताइए, ये तो कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, तो ये क्या है, ये भी तो न्यूट्रल है। ये पूरा साल्ट, ये पूरा कंपाउंड क्या अभी न्यूट्रल है। हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर K निकलेगा इसमें एक माइनस आएगा, लेकिन अभी क्या है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो अभी ये न्यूट्रल है, इसलिए हम बता रहे हैं इसको हम भी न्यूट्रल कैटेगरी में ले रहे हैं, क्योंकि IPC नाम लिखते समय मैं उनको क्या जब ट्रीट करूंगा तो इसको एनायन की तरह, इसको कैटायन की तरह, लेकिन उस पर आयन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आयन नहीं लगाने का मतलब होता है कि वह न्यूट्रल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये जो न्यूट्रल होगा इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक। जैसे हम कहते हैं NaCl, तो NaCl कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें Na प्लस और Cl माइनस दोनों है, लेकिन वो क्या है, न्यूट्रल है।
लेकिन इसी को अगर हम Na+Cl- अलग अलग कह दें तब वो क्या है, न्यूट्रल नहीं है। तो एक तो हमने चार्ज के आधार पे बात कर लिया, ठीक है। अब हम दूसरी बात कर देंगे लिगेंड के आधार पे, ठीक है। किसके आधार पे, लिगेंड के आधार पे। अगर मैं लिगेंड के आधार पे बात करूंगा क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स आयन का, तो हमारे कॉम्प्लेक्स आयन दो टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो एक हो सकता है होमोलिप्टिक और दूसरा हो सकता है हेट्रोलिप्टिक। जरा ध्यान दीजिएगा, होमोलिप्टिक का मतलब होता है जब सेम टाइप के लिगेंड जुड़े होते हैं, और इसमें जब डिफरेंट टाइप के लिगेंड जुड़े होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा है कोबाल्ट और यहाँ जुड़ा है Cl2, सेम टाइप के लिगेंड है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं COCl4 अगर ऐसा हो कि कोई कंपाउंड ऐसा है तो। और अगर ये कंपाउंड ऐसा भी, अगर ऐसे लिख सकते हैं CO अमोनिया 6 3+4, ठीक है। प्लस माइनस से नहीं मतलब होता, केवल लिगेंड की बात करना है। तो यहाँ देखिए चार लिगेंड, चारों सेम। यहाँ देखिए सारे के सारे क्या हैं, सेम है। तो इनको हम बोलेंगे ऐसे लिगेंड के वजह से जो कंपाउंड बनते हैं इनको हम बोलते हैं होमोलिप्टिक कंपाउंड बोले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। और हेट्रोलिप्टिक का मतलब अगर हम इसी को COCl2 और NH3 का होल ट्वाइस कर दें, ठीक है। तो अगर देखिए COCl2 यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, अमोनिया है। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जाम्पल है, और अगर मैं 6 का लूँ तो लिख सकता हूँ कोबाल्ट में कि NH3 का होल 4 और Cl2। तो जरा देखिए यहाँ पे भी लिगेंड क्या है, डिफरेंट हो गया ना। तो अगर एक टाइप के लिगेंड है तो होमोलिप्टिक कहलाते हैं, और डिफरेंट टाइप के लिगेंड है तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका था, लिगेंड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा वो होगा रिएक्टिविटी के बेस पे। किसके बेस पे, रिएक्टिविटी के बेस पे। तो देखिए रिएक्टिविटी के बेस पे हमारे दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं। एक को कहते हैं हम लेबाइल कंपाउंड और दूसरे को बोलते हैं हम इनर्ट कंपाउंड, ठीक है। तो एक को हम बोलते हैं लेबाइल और दूसरे को हम बोलते हैं इनर्ट। देखिए लेबाइल और इनर्ट ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों एक कंपैरेटिव स्टडी होती हैं जिनको हम उनके प्रॉपर्टी के आधार पर बात करते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो जाना नहीं चाह रहा है, जल्दी निकलना नहीं चाह रहा है, जो स्टेबल है, स्टेबिलिटी के आधार पर देख सकते हैं इसको हम। तो और लेबाइल का मतलब है जो जल्दी से निकल जा रहा है, कौन सा लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, इसके आधार पे हम बात करते हैं। एक होता है लेबाइल, दूसरा होता है इनर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे रिएक्टिविटी के बेस की बात हो गई, ये रिएक्टिविटी बेस हो गई, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें रिएक्टिविटी के बाद तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी, बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी के बाद बात करने पे दो टाइप के कंपाउंड आ गए। किसके आधार पे, स्टेबिलिटी के आधार पे, ठीक है। स्टेबिलिटी के आधार पे एक होंगे परफेक्ट कंपाउंड, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरे होंगे इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्चुअली परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब ये अक्सर केस ऑक्टाहेड्रल में देखने को मिलता है, ऑक्टाहेड्रल में ये भी, और लेबाइल और इनर्ट वो भी ऑक्टाहेड्रल में ही मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो परफेक्ट ये ऑक्टाहेड्रल में परफेक्ट का मतलब अंदर से वो स्टेबल होगा, बाहर से भी ठीक होगा। लेकिन इम्परफेक्ट तब हो जाता है जब इनमें जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन लग जाता है। ये बात टर्मिनोलॉजी की बात होगी कि जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन क्या होते हैं, कब वो एराइज होते हैं। तो इसकी वजह से कंपाउंड इम्परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो कम स्टेबल होने लगते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी के आधार पर बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक। ये भी टर्मिनोलॉजी की बात की जाएगी। इस टाइप से हमने आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दिया। आइए हम लोग बात करते हैं लिगेंड के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं लिगेंड के आधार पे क्लासिफिकेशन क्या हो सकते हैं। तो देखिए लिगेंड के आधार पे हमारे कई टाइप के क्लासिफिकेशन है, हम बेसिकली उसकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज हम बस क्लासिफिकेशन बताएंगे। और कॉम्प्लेक्स के बारे में तो ये मैं एक समरी बता दे रहा हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 करके हमको पढ़ना है। तो लिगेंड के बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम लिगेंड की बात करें तो लिगेंड को सबसे पहले चार्ज के आधार पे देख सकते हैं। चार्ज के आधार पे हमारे लिगेंड 3 प्रकार के होंगे। पहला वही होगा क्या, पॉजिटिव लिगेंड। एक्चुअली देखिए इसलिए पॉजिटिव लिगेंड की बात कर दे रहा हूँ। पॉजिटिव लिगेंड होते जरूर है लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जल्दी काम नहीं आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड, और पॉजिटिव लिगेंड हमारे क्या हो सकते हैं, ये नाइट्रोसोनियम आयन हो सकता है, नाइट्रोनियम आयन हो सकता है, और हाइड्रोजीनियम आयन, मतलब NH2NH3+ हाइड्रोजीनियम आयन, यही मेरे होते हैं पॉजिटिव लिगेंड। दूसरा होते हैं न्यूट्रल लिगेंड,
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई न्यूट्रल लिगेंड। ये न्यूट्रल लिगेंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आता है वाटर, वाटर को एक्वा बोला जाता है, आता है अमोनिया जिसको एमाइन बोला जाता है। पूरी डिटेल बात होगी इसकी, ठीक है। अभी आपको मैंने PPS3 दिखाया है जिसको हम ट्राइफेनिल फास्फिन बोलते हैं। अभी आपको हमने नहीं बताया है, लेकिन EN इसको बोले, EN को बोलते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे आपको लिगेंड मिलेंगे जो क्या होंगे, न्यूट्रल लिगेंड के कैटेगरी में आएंगे। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ लिगेंड की, वो होते हैं निगेटिव लिगेंड। ये भी आपको पता है बहुत ज़रूरी होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे इसमें आता है क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ठीक है, सल्फेटो SO4 सल्फेटो, सल्फाइटो 2 ठीक है, एसीटेटो CH3CO-। तो ऐसे बहुत सारे लिगेंड आएंगे जिनकी बारे में बात की जाएगी। आइसोलेट आ जाएगा C2O4 ये सब निगेटिव लिगेंड के कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद हम ये चार्ज के आधार पर बात कर लिए लिगेंड का क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ अगर लिगेंड का, तो किसके आधार पर करेंगे हम लोग, डेंटिसिटी के आधार पर। अब बात आती है डेंटिसिटी क्या होता है। डेंटिसिटी का मतलब होता है डोनर कैपेसिटी। डोनर कैपेसिटी का मतलब जैसे ए है और ए के पास 2 हाथ हैं, ठीक है, 2 हाथ से अगर वो इस मेटल को दे रहा है तो बताइए कितने हाथ से दिया, 2, तो इसकी डेंटिसिटी मतलब डोनेशन कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। अगर ये बी है, ये भी बी है, और ए बी के पास यहाँ 2 हाथ हैं और इस बी के पास भी 2 हाथ हैं, लेकिन ये पूरा एक ही कंपाउंड है, तो ये मेटल को कितने देंगे, 1 2 3 4, तो बताइए इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 4, तो इसको बोलेंगे हम क्या, टेट्राडेंटेड। तो इस टाइप से अगर मैं बात करूं एक लिगेंड की क्लासिफिकेशन की, तो पहले हम बात करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड की। किसकी बात करेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक डोनर कैपेसिटी होती है, इनको हम मोनोडेंटेड बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपको, अभी आपको वाटर की बात किया हूँ, वाटर केवल एक लोन पेयर दे सकता है और हमेशा लोन पेयर दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेशन पे। अमोनिया की बात करूं, इसके पास भी एक ही डोनर कैपेसिटी होती है। ट्राइफेनिल फास्फिन की बात करूं, इसके पास भी एक ही डोनर कैपेसिटी होती है। कार्बोनिल की बात करूं तो इसके पास भी एक ही डोनर कैपेसिटी होती है। इस टाइप से बहुत सारे ऐसे लिगेंड हैं जो एक डोनर सेंटर रखते हैं, एक ही चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं, जैसे इस, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी हैं मोनोडेंटेड लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे लिगेंड हैं, पूरी मैं आपको बताऊंगा डिटेल। दूसरी अगर मैं बात करूं मोनोडेंटेड लिगेंड के बाद, तो आते हैं क्या, डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड बोलते हैं इनको, या इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जो डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं या बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास 2 डोनर कैपेसिटी होती है। जरा देखते हैं ऑक्जिलेट को, तो देखिए ये ऑक्जिलेट का है C2O4 अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो शायद स्ट्रक्चर यही बनेगा, ये O पर माइनस, ये भी O पर माइनस। आप मुझे बताओ अगर ये मेरा मेटल सेंटर है तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी, तो बताइए कितने डोनर सेंटर हो गए, 2, हमने बोला ना। इसी तरह मान लीजिए B और B है, ये A अगर दे रहा है, 1 1 दे रहा है, तो इसके पास डोनर कैपेसिटी 2 हो गई। इस लिगेंड को हम बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से EN की बात कर रहा हूँ, EN अभी आपको बताया, एथेन 1,2 डाइएमीन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एथेन 1,2 डाइएमीन की बात करूँ तो इसका फार्मूला भी बता दूँ, इसको हम मिटा रहे हैं। इसका फार्मूला होता है NH2CH2CH2NH2, ये इसका फार्मूला होता है। ओके, अगर इसका फार्मूला है तो ये क्या करेंगे, ये मेटल सेंटर है, बताइए ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ से और ये इसको यहाँ से डोनेट कर सकता है, तो जिसकी वजह से ये इसकी डोनर कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसलिए ये भी कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड कह सकते हैं या डाइडेंटेड कह सकते हैं, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो इस टाइप से 2 डोनर कैपेसिटी को बाइ या डाइ के नाम से जानते हैं। तीसरी डोनर कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो उसको हम बोलेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड। तो इस टाइप से जितनी डोनर कैपेसिटी होंगी उनके आधार पे हम उनको ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो मैक्सिमम हेक्साडेंटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है। अब हेक्साडेंटेड लिगेंड की मैं बात कर लिया आपसे कि हेक्साडेंटेड मतलब 6 डोनर कैपेसिटी, तो हमने बोल दिया क्या, ट्राइडेंटेड। सबका एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा।
ट्राइडेंटेड। चौथा क्या होता है? टेट्राडेंटेड, टेट्राडेंटेड। पांचवा हमने क्या बोला आपको? पेंटाडेंटेड, पेंटाडेंटेड। और नंबर 6 हमने बोला आपको हेक्साडेंटेड। एक्चुअली मुझे हेक्साडेंटेड इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आपको पहले ही मैंने नाम इसका ले लिया है EDTA कंपाउंड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको EDTA के बारे में बता दे रहा हूँ, फिर बाकी जो मैं मतलब एक एग्जांपल आपको दे दूंगा, जिसमें अभी लेक्चर के बाद मैं पूरे लिगेंड का आपको ट्रिक डाल दूंगा, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कौन सा लिगेंड क्या क्या करता है। फिर उसके बारे में एक एक का हम जिक्र करेंगे बाद में, ठीक। तो आपको मैं बताऊँ EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड का। तो हेक्साडेंटेड का फार्मूला होता है, देखिए, ये NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, ये फार्मूला था। अब इस फार्मूले से हम एसीटेट आयन के द्वारा इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? H हटेगा CH2 COO माइनस से, ये हो जाएगा CH2 COO माइनस, ये भी हो जाएगा क्या? CH2 COO माइनस, और ये भी हो जाएगा CH2 COO माइनस। ओके, तो अगर ये मेरा मेटल सेंटर है, कोई भी प्लस चार्ज है, तो इसको डोनर कैपेसिटी देखिए, एक यहाँ से एक डोनेट होगा 2, एक यहाँ से होगा 3, एक यहाँ से होगा 4, एक वहाँ से होगा 5, और एक नाइट्रोजन ये वाला देखिए 6। तो बताइए कुल कितने डोनर कैपेसिटी हो गए? 6। तो 6 का मतलब कौन सा लिगेंड है? ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड का काम करता है, और इसकी डोनर कैपेसिटी इस टाइप से हो जाती है, ठीक। और ये EDTA ऐसे नहीं, जैसे ये बनाया हूँ ऐसे नहीं डोनेट करता है, ये एक रिंग बना लेता है, ठीक है, जरूरत होगी इसको बताऊंगा। एक रिंग बना लेता है, और अब मैं इसी रिंग के आधार पे अगर मैं एक बात करता हूँ, उसको हम बोलते हैं किलेशन बोलते हैं, CHELATION, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? किलेशन, किलेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, किलेशन। चिलेशन नहीं, चिलेशन बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसको किलेशन बोलते हैं। किलेशन का मतलब होता है कि जब लिगेंड क्या करता है, मान लीजिए कोई लिगेंड है, वो मोनोडेंटर को छोड़ दिया जाए, डाइडेंटेड लिगेंड है, या डाई के बाद जो भी लिगेंड है, ट्राई हेक्सा जो भी, तो वो क्या करते हैं? एक रिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो जब रिंग बना के क्या करते हैं, किसी मेटल को कोऑर्डिनेट करते हैं अपने डोनर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या अपने डोनर एटम के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं क्या? किलेशन। किलेशन का मतलब जैसे बाज होता है, उसका जो पंजा होता है वो क्या करता है, उसका अपने पंजे से पकड़ लेता है ऐसे, तो उसको कहते हैं क्या? किलेट, जा उसका जो होता है, उसी के आधार पे वर्ड लिया गया है किलेशन, ठीक है। तो उस टाइप से अगर ये हमारा मेटल है और हम आपसे बोल रहे हैं EDTA नहीं, चलिए छोटा हम बात कर रहे हैं कि एथेन 1,2-डाइमीन EN यूज कर रहे हैं, तो जरा देखिए EN के लिए ये क्या होगा? NH2 CH2 CH2 NH2। देखिए भाई, ये कैसा लिगेंड है? ये डाइडेंटेड लिगेंड है या बाइडेंटेड? तो जरा बताइए, बाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से देखिए इसने एक रिंग बनाया है। वो भी रिंग कितने मेंबर का पूछा जाता है? 1 2 3 4 5 मेंबर की एक रिंग बनी है। कितने मेंबर की? 5 मेंबर की रिंग बनी है, जो बहुत स्टेबल होती है 5 मेंबर की रिंग। तो ये एक 5 मेंबर की रिंग बना चुका है, जो कि डाइडेंटेड लिगेंड है। तो सोचिए, डाई के बाद ट्राई हेक्सा सब क्या करेंगे? वो भी रिंग बनाएंगे। तो किलेशन किसे बोलते हैं? कि ऐसे लिगेंड जिनके पास मोर देन 1 डोनर कैपेसिटी होती है और वो सेंट्रल मेटल को डोनेट करके एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे लिगेंड को हम किलेशन लिगेंड बोलते हैं, और ऐसी प्रोसेस को हम किलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो किलेशन की बात हो गई या किलेटिंग लिगेंड की बात हो गई, यहाँ पे मैंने आपको इस टाइप से बता दिया। अब अगर मैं लिगेंड की बात करूँ तो कुछ और टाइप के लिगेंड होते हैं डोनर कैपेसिटी के। जैसे एक होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो समझ लीजिए एम्बीडेंटेड लिगेंड। मैं बात करता हूँ एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। देखिए, कुछ ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं जिनके पास 2 डोनर कैपेसिटी होती है। मतलब जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं NO2, ठीक है, तो NO2 के पास कितनी डोनर कैपेसिटी है? 2। मतलब नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तो अगर इसकी NO2 सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है और इसका तो इसी NO2, दोनों का फार्मूला तो सेम है, लेकिन डोनर सेंटर 2 होने की वजह से इसका नाम हम रखेंगे जनरली नाइट्रो जनरली लिखते हैं, और इसको हम नाइट्राइटो जनरली कहते हैं, नाइट्राइटो कह सकते हैं, या इसको ज़्यादा स्टैंडर्ड केस में लिखते हैं नाइट्राइटो, और जो डोनर कैपेसिटी होगा उसको बोलते हैं N, और इसको बोल देख सकते हैं R करके नाइट्राइटो O, ठीक है,
नाइट्राइटो O या नाइट्राइटो N, या सिंपली इसको नाइट्रो और इसको नाइट्राइटो। इसका मतलब अगर कहीं पे नाइट्राइटो लिखा हुआ है तो मान के चलिए वो ONO है, और अगर कहीं मेंशन किया हुआ है नाइट्राइटो N तो इसका मतलब वो NO2 है, और कहीं नाइट्रो लिखा हुआ है तब भी आप मान के चलिए वो NO2 है, तो इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसी टाइप से SCN है या NCS कह सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे इसको कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो, और इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, और इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। ऐसे इसको याद रखिएगा। जैसे साइनाइड, तो साइनाइड को हम क्या बोलते हैं, साइनाइडो, लेकिन NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइडो। तो ये देखिए साइनाइडो और ये आइसो लगा है ना, क्योंकि N आ गया तो आइसो लग गया, तो यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा। इसको बोलते हैं क्या, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, और इसको क्या बोलते हैं, N लग गया है ना, और बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। तो इस टाइप से हम एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में बता दिए। ऐसे क्या और भी लिगेंड हो सकते हैं? जी हाँ, दूसरे लिगेंड हम साइज के आधार पे, ठीक है, किसके आधार पे, साइज के आधार पे बात करेंगे। तो ऐसे लिगेंड उनको हम बोलते हैं ऐसे लिगेंड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। हाँ, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब समझिए, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल के साइज पे डिपेंड करते हैं कि उनको देना कितना है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कैसे लिगेंड होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे नाइट्राइटो की बात कर रहे हैं, नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, नाइट्रेट NO3 माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस NO3 माइनस की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर जरा देखिए कैसा होगा। भाई यही तो है, एक नाइट्रोजन है, उसके बाद वो क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन 5 थे, 1 2 3 और इसके पास 4 नाइट्राइट हो गया, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये डबल बॉन्ड है, एक माइनस है, यही तो हुआ, ठीक। नाइट्राइटो का यही होता फार्मूला, ठीक है। वो तो रेजोनेंस में होता है, चाहे यहाँ कहीं भी हो सकता हो। तो ये देखिए NO3 माइनस चार्ज है। अब इसमें देखिए, मान लीजिए मेरा मेटल सेंटर है, इस मेटल सेंटर में क्या हो सकता है, इस मेटल सेंटर में मेरा ये माइनस केवल मतलब एक ऑक्सीजन ये दे सकता है, या ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर सकता है, क्योंकि लोन पेयर इसके पास भी है। तो अब कहानी ये आती है कि कब ये दोनों से देगा और कब ये सिंगल देगा, तब ऐसे समय में इस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। देखिए अगर ये NO3 किसी 3D सीरीज से जुड़ा हुआ है, 3D मेटल से जुड़ा हुआ है, या D ब्लॉक के मेटल से जुड़ा हुआ है, जिसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। साइज क्या होती है, साइज स्मॉल होती है। स्मॉल किसकी, मेटल की। अगर मेटल की साइज स्मॉल होती है तो NO3 मोनोडेंटेड का काम करता है। किसका काम करता है, मोनोडेंटेड का। लेकिन अगर इसकी साइज बड़ी होती है, किसकी, मेटल की साइज अगर बड़ी हो गई, लार्ज हो गई, तो ये NO3 किसका काम करने लगेगा, बाइडेंटेड का काम करने लगेगा। किसका काम करने लगेगा, बाइडेंटेड का। अब एक एग्जाम्पल इसका मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी आ सकता है, IIT में भी आ सकता है। जैसे कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉपर है तो एक माइनस चार्ज रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे +2 आएगा तो एक माइनस रखा, ठीक है। CuNO3 पर का होल ट्वाइस -1 चार्ज, ठीक। तो ऐसे समय पे कॉपर पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, और NO3 किसका काम कर रहा है, NO3 होल ट्वाइस नहीं 4 होगा, ठीक है। अगर ये 4 है तो कितना होगा, 4 इसको देगा, तो अगर कॉपर पे 2+ आएगा तो यहाँ पे हमको 2 माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो टेट्रा नाइट्रेटो और ये हो जाएगा क्यूप्रेट सेकंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कॉपर NO3 का होल 4 है और 2 माइनस चार्ज है, तो ऐसे समय में ये मोनोडेंटेड का काम करेगा। किसका काम करेगा, मोनोडेंटेड का, ठीक है। तो अब बताइए, इसमें एक आती है टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने टर्मिनोलॉजी छोड़ दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने लिगेंड जुड़े हैं या कितने लिगेंड डोनेट कर रहे हैं अपने लोन पेयर को। तो जरा देखिए,
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 है, ठीक है। 4 का मतलब समझिए, ये कांपर है, तो इस कांपर की कहानी ऐसे हो रही है, ये मान लेते हैं कांपर है और ये नाइट्रेट है, तो एक NO3 इधर से दे रहा है, दूसरा NO3 इधर से दे रहा है, तीसरा NO3 इधर से दे रहा है, चौथा NO3 इधर से दे रहा है, ठीक है। तो आप जरा बताइए, अच्छा हम अभी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये स्क्वायर प्लेन है टेट्राहेड्रल, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी बस मैं एक सिंपल वे में बता रहा हूँ। तो अगर ये NO3 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 चारों दे रहे हैं, ठीक है, तो सब एक ही दे रहे हैं ना, तो जितने इसको डोनर कैपेसिटी होगी वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक। तो ये CuNO3 का होल 4 2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें डोनर सेंटर कितने हैं? 4 है। चलिए अब हम बात करते हैं यहीं पे सीरियम नाइट्रेट की, किसकी? सीरियम। तो ये है सीरियम और ये होगा NO3 का होल 6 ले रहे हैं। और अगर हम सीरियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कापर में भी 6 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी NO3 लगा लीजिए, यहाँ पे भी NO3 लगा लिए, बस कापर पे चार्ज कितना कर देंगे हम, यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे, तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर अब बदल जाएगा, कितना? 6, क्योंकि सब मोनोडेंटेड है, तो वहाँ पे भी 6 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, उससे हम समझ सकते हैं। तो अगर हम CnO3 का होल 6 की बात कर रहे हैं, तो जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा। सीरियम एक लार्ज मेटल है, ठीक है, तो क्योंकि ये ब्लैक का एलिमेंट है, बड़ा भी साइज हो गई है इसकी, 3D वाले के कापर से बहुत बड़ी साइज हो गई है, तो इस कंडीशन में इस पे चार्ज होंगे 2 माइनस यहाँ रख रहे हैं हम, ठीक है। तो अब बताइए सीरियम पे कुल ऑक्सीडेशन नंबर कितने आ जाएंगे? +4 आ जाएंगे। तो सीरियम का पहला पॉइंट की +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएंगे, 6 में से 2 निकालेंगे, बाद में निकलवाऊंगा मैं, तो ये +4 आ जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरी बात कि ये सीरियम के साथ ये NO3 कैसा बिहेव कर रहा है? बाइडेंटेड का काम, कैसा काम कर रहा है? बाइडेंटेड का काम कर रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं ये कहूँ कि सीरियम नाइट्रेट जो है, देखिए जरा, अगर ये सीरियम है और सीरियम नाइट्रेट में 1 2 3 4 5 6 नाइट्रेट जुड़े हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो डोनर कैपेसिटी होती है नाइट्रेट, इसमें ये कौन दे सकता है? तो ये एक ऑक्सीजन होगा, ये नाइट्रोजन होगा, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, और ये डबल बॉन्ड से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसी टाइप से यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, इसी टाइप से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इसी टाइप से इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए आ जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रेट कितने जुड़ रहे हैं? 6, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा। ये यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और एक यहाँ पे देखिए आ जाएगा, एक ये ऑक्सीजन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और इनके बीच में एक नाइट्रोजन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आप जरा देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे नाइट्रेट कितने हो गए हैं? नाइट्रेट है टोटल नाइट्रेट कितने? 6 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 नाइट्रेट हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे के सारे कुल कितने? 12, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ जाएगा, जबकि इसका फार्मूला हमने आपको बताया सीरियम NO3 का होल 6 4 2 माइनस। आप सोचोगे कि 6 है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मार दोगे ऑप्शन में, लेकिन वो गलत है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। इसलिए 12 आएगा क्योंकि यहाँ पे ये बाइडेंटेड का काम कर रहा है, और अगर यही सीरियम के स्थान पे 3D सीरीज का कोई मेंबर कॉपर निकल कुछ और भी रहे, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होगा। तो इसलिए इस लिगेंड को हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड, कि ये ज़रूरत पड़ने पे ऑन कंपल्सन बाध्य हो जा रहा है, और ज़रूरत पड़ने पे क्या कर दे रहा है? 2 डोनर कैपेसिटी अपना रहा है, और नहीं तो वो सिंगल में ही काम चला ले रहा है। तो फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड कहलाता है ऐसा लिगेंड। और फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड भी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड होता है नेचुरल फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड। समझिए नेचुरल फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड का क्या मतलब होता है। तो देखिए ये 2 प्रकार का होता है, पहला नेचुरल फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड, नेचुरल फ्लेक्सीडेंटेड, और दूसरा होता है ऑन कंपल्सन। जैसे अभी इसकी बात कर दिया ना, तो ये कंपल्सन था, ठीक है, यहाँ पे जरूरत हो गई थी,
तो जो नेचुरल फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड होते हैं ये जनरली होते हैं EDTA। आप देखो EDTA कैसे, यार आपके पास 100 रुपये है और हम आपसे 50 रुपये मांगे तो आपको क्या हर्ज है, आप दे दोगे क्योंकि आपके पास 50 रुपया है। अब मत सोचना नहीं देंगे सर, मतलब बात चल रही है। तो अगर मान लो 100 है तो इसमें 50 मांगे, 50 रुपया दो। अगर मैं आपसे ये मांगूँ कि नहीं यार मुझे 100 रुपया की ज़रूरत है तो 100 रुपया दे दो, तो इस समय तो मुझे 100 रुपया तभी दे सकते हो जो बहुत ज़रूरी होगा। ऐसा लग रहा है कि तुमको कि बिना 100 रुपया का मेरा काम नहीं चल सकता है, ऐसे सिचुएशन में ही 100 रुपया दोगे। मतलब तुम्हारा यहाँ कंपल्सन आ गया है, तुम बाध्य हो चुके हो कि 100 रुपया रख के भी तुम्हें 100 रुपया देना है। इसका मतलब सेम यही पैटर्न चलता है EDTA में। EDTA एक हेक्साडेंटल लिगेंड है, इसके पहले मैंने आपको बताया है। तो हेक्साडेंटल में, हेक्साडेंटल का मतलब ये 6 कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो 6 ये जनरली नॉर्मल रूप से कर सकता है। अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये 4 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है। ये तो इसको ज़रूरत के ऊपर पे डिपेंड करे। तो ये जो भी कोऑर्डिनेट करेगा ये उसकी मर्जी, वो जरूरी नहीं है हमेशा 6 ही करे, 6 भी कर सकता है, उससे कम भी कर सकता है। तो इसको हम बोलेंगे कि उसकी मर्जी, या मतलब कंपाउंड के साथ उसका बिहेवियर, तो उसको हम बोलेंगे कि ये नेचुरल फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड है। वो EDTA एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट जो है एक नेचुरल फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड है। लेकिन हम कंपल्सन की बात करें, जैसे नाइट्रेट के बारे में बात किया, जैसे ही बड़ा एटम आ जाएगा तो उसकी मजबूरी बन जाएगी कि वो मोनो ना बन के बाई बन जाएगा, डाई बन जाएगा। तो ये जो नाइट्रेट होता है इसका रेयर केस नहीं, इसका जनरल जो केस होता है वो मोनोडेंटेट का होता है। लेकिन जब कंपल्सन आ जाता है, बाध्यता आ जाती है, तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि उसको बाइडेंटेट बनना पड़ता है। इसी टाइप से सल्फेट भी बनता है, नाइट्रेट भी बनता है। तो इस टाइप के जितने लिगेंड होते हैं ये सब क्या होते हैं, बाइडेंटेट बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इसलिए ये भी फ्लेक्सीडेंटल कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये नेचुरल। तो ये था हमारा लिगेंड के बारे में। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, अगला टॉपिक पूरा डिटेल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू वेरी मच।